हाय एवरीवन, जय भारत। तो आज की क्लास में हम लोग सुपर 3000 के डे 7 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में लास्ट पार्ट रिलेटिव मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे हम लोग ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वैसे ही सिलेक्ट किए गए हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं या आ चुके हैं आपके जेईई के एग्जाम में। क्लियर? तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन की बात। सबसे पहले तो कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट की मैं बात कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पहले से भी मालूम होंगे। रिलेटिव मोशन की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा ही एक मोशन की जब भी मैं बात करूं, जब भी मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। हमेशा किसी एक के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल समझा जाए कि ट्रेन में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, 2 पर्सन को कंसिडर किया, 3 पर्सन को कंसिडर किया जाए, 2 तो जो ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक जो कि प्लेटफॉर्म पर है। 3 पर्सन मैंने नाम दे दिया, ए, बी और सी जो है प्लेटफॉर्म पर है। क्लियर? तो ए के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए कि बी किस टाइप का मोशन करे तो बी तो कोई मोशन नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में है। जबकि सी के रिस्पेक्ट में अगर ट्रेन मूव कर रही है तो वो मैन बी भी जो है वो मूव करते हुए दिखाई देगा। यानी कि ऑब्जर्वर चेंज होने पर मोशन का डिस्क्रिप्शन चेंज हो जा रहा है, मोशन की टाइप चेंज हो जा रही है। इसके रिस्पेक्ट में मोशन पार्टी का ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, जबकि सी के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर है उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। एब्सोल्यूट मोशन की बात कभी नहीं कर सकते हम लोग, हमेशा ही रिलेटिव मोशन की ही बात करते हैं। हाँ, सिंस ग्राउंड को हम लोग रेस्ट में मानते हैं इसलिए हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी मोशन डिस्कस कर रहे होंगे उसको हम लोग बोल देते हैं ऐसे ही कि वो एब्सोल्यूट मोशन है। लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड रेस्ट में नहीं है। वो भी मोशन जो हम लोग एब्सोल्यूट मोशन जिसको बोल रहे हैं वो वाली मोशन भी एक तो रिलेटिव मोशन टाइप की ही है। तो अपने को ये कॉन्सेप्ट मालूम होंगे रिलेटिव मोशन के कि सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना है। ध्यान देना है कि ये एक वेक्टर इक्वेशन होती है, ये इक्वल हो जाएगी, अपने को मालूम है, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। अब यहां पर लिखा नहीं है किसके रिस्पेक्ट में, ये तो मेंशन किया गया है कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा तो लिखा हुआ है हमने। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि ये पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है। यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया किसके रेस्पेक्ट में, तो किसी के रेस्पेक्ट में भी आप यहां पर काउंट कर सकते। जिसके रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन मेजर करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में बी की भी पोजीशन मेजर करनी पड़ेगी। आप यहां पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, आप यहां पर भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही लिखना पड़ेगा। आप यहां पर सी के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, यहां पर भी सी के रेस्पेक्ट में ही लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर लिखने जाऊं, ग्राउंड वाला टर्म में हटा देता हूं, कुछ भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ, मैं ग्राउंड की ही बात कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दिया मैंने, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दिया मैंने। यहाँ पर ध्यान देना है कि ग्राउंड भी हो सकती है, कोई दूसरा ऑब्जर्वर भी हो सकता है। जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ए की बात करेंगे उसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बी की भी बात करेंगे। क्लियर? और ये बी क्या डिनोट कर रहा है? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिंपल सा टर्म है, आपको पहले से भी मालूम है। इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी अपने पास कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो हो जाएगी वो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखने जाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये एक वेक्टर इक्वेशन है। जब भी रिलेटिव की बात करेंगे वेक्टर इक्वेशन की ही बात करेंगे। या यहां से मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगी वो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव की बात कर रहे हैं। सबसे पहला टर्म तो यही माइंड में रखिए कि जब भी रिलेटिव की इक्वेशन लिखेंगे वो इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? वेक्टर वाली इक्वेशन है, वो इक्वेशन स्केलर वाली इक्वेशन नहीं है। गलती क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि आर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो हम लोग गलती से लिख देंगे आर ए माइनस आर बी, भले ही ऐसा लिखा हुआ है
लेकिन फिर भी अपने माइंड में आना चाहिए कि सर यहाँ पर वेक्टर छुप करके बैठा हुआ था, वेक्टर तो हमें माइंड में रखना ही पड़ेगा भले ही वहाँ पर स्केलर लिखा गया है। क्लियर? तो वेक्टर वाली पॉइंट क्लियर रखनी चाहिए अपने को। यहाँ पर मैं पॉइंट नोट कर देता हूँ। इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन आर वेक्टर इक्वेशन, ये वेक्टर की इक्वेशन होती है, आर वेक्टर इक्वेशन, ये वेक्टर की इक्वेशन होती है, ध्यान देना है अपने को। क्लियर? और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हुआ अपने पास, सिंपल सी थियरी हुई कि इस टाइप से हम लोग लिखा जा सकता है। क्लियर? सिमिलरली हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिस्कस कर सकते हैं, क्या होती है। हम लोग मिनिमम डिस्टेंस वाली कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है अपने को, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखा जाए तो बोला गया है ए थीफ इज रनिंग अवे ऑन ए स्ट्रेट रोड विथ ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। थीफ की स्पीड दी गई है कि वो स्ट्रेट रोड पर रन कर रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, और उसके पीछे पीछे एक पुलिस उसको चेज कर रहा है जीप से, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो फाइंड करना है कि अगर दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन 100 मीटर थी तो कितने टाइम के बाद पुलिस का जीप उस थीप को कैच कर लेगा। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं डायग्राम वाइज अगर आपको डिस्कस करूं तो क्या क्या क्वेश्चन में बोला गया है। ये स्ट्रेट रोड हो गई, ये पुलिस की जीप हो गई, पुलिस की जीप की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इसको मैं P से डिनोट कर देता हूं पुलिस, और ये एक थीफ हो गया जो कि रन कर रहा है कितने स्पीड से, 9 मीटर पर सेकेंड से, ये थीफ हो गया, इसको मैं T से डिनोट करता हूं। क्लियर? तो पूछा गया है कितने टाइम, अगर दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन, ये इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच में जब ये मोशन स्टार्ट करे और ये मोशन स्टार्ट करे तब दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन 100 मीटर थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कितने टाइम के बाद पुलिस उस थीफ को कैच कर लेगा, यही तो अपने को डिस्कस करना है। तो किसी एक के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया जाए। थीफ के ऊपर, थीफ के कंधे पर बैठ जाया जाए, थीफ के कंधे पर बैठा जाए। थीफ के कंधे पर मैं बैठ जाता हूं, यहां पर थीफ के कंधे पर बैठ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ, थीफ के रिस्पेक्ट में ही देख रहा हूँ। अब थीफ के ऊपर बैठ गया तो थीफ मेरे को रेस्ट में दिखाई देगी, और देखना है कि पुलिस की जीप कितने स्पीड से मेरी तरफ आ रही है, थीफ की तरफ कितनी स्पीड से आ रही है। तो मालूम चल जाएगा, डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम चलेगा, टाइम की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन में अपने को एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करनी है। तो क्या करूं, मैं लिख लेता हूं कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, वेक्टर इक्वेशन होती है, ध्यान देना है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ हो जाएगी। पुलिस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, राइट साइड में, राइट को पॉजिटिव लिखता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, प्लस माइनस से वेक्टर का काम चल जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती तो अपने को आई कैप, जे कैप और के कैप में लिखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या? तो यहां पर मैंने लिख दिया प्लस ऑफ 10, और थीफ की वेलोसिटी भी, तो थीफ की वेलोसिटी भी राइट साइड में ही है, तो वो प्लस ऑफ 9, यानी कि थीफ के रिस्पेक्ट में पुलिस की जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो 1 मीटर पर सेकेंड से आते हुए किधर आते हुए पॉजिटिव वैल्यू आई हुई है। इसका मतलब थीफ को दिखाई देगा कि पुलिस 1 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ राइट साइड में ही आ रहा है। क्लियर? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कितनी करनी है, कितना डिस्प्लेसमेंट, थीफ तो रेस्ट में आ गया, थीफ के रिस्पेक्ट में ही लिख रहे हैं, थीफ अपने आप को तो रेस्ट में, तो पुलिस को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 100 मीटर, और इसको मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ इनटू टाइम। वैल्यू सारी कुछ मालूम है, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो 100 डिवाइड वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ 1 है, टाइम की वैल्यू 100 सेकेंड आ जाएगी। इसका मतलब 100 सेकेंड के बाद ये पुलिस उस थीफ को कैच कर लेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? सिंपल सा एग्जांपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ऑप्शन अपने को मालूम हो गई, कौन सी ऑप्शन होगी, इसमें ऑप्शन जो होगी डी ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द स्केल्टर टेक्स टाइम t1 टू रीच द टॉप ऑफ ए टावर व्हेन स्केल्टर इज मूविंग।
सिर्फ एस्केलेटर जब मूव कर रहा है, जब एस्केलेटर मूव कर रहा है तो उस मैन को बिल्डिंग को टॉप पर पहुंचने के लिए T1 टाइम लग रहा है। तो बिल्डिंग की कुछ हाइट रही होगी, यही बिल्डिंग रही होगी। मैं मान लेता हूं कि ये अपने पास बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग हो गई। लिफ्ट की बात करो तो यही लिफ्ट मान लेते हैं हम लोग। लिफ्ट की स्पीड कुछ रही होगी, मान लेते हैं कि लिफ्ट की स्पीड u रही होगी और इसकी हाइट कुछ l रही होगी। तो कितना टाइम लग रहा है फर्स्ट केस में मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट केस में कितना टाइम लग रहा है, लिफ्ट मोशन कर रही है, स्केलेटर मूव कर रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, T1 टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, L डिस्टेंस। कितनी स्पीड से, u स्पीड से। u स्पीड से उसको मोशन करके जाना है, तो यहां पर u लिख दिया। क्लियर। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया, यही क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, he takes time t2 to reach the top of the tower when escalator is standing। ये पूरा का पूरा escalator दिया गया है। जब escalator लिफ्ट जब मूव नहीं कर रही है, सिर्फ वही चल करके जा रहा है, तो मैन की मान लेते हैं कि मैन की जो वेलोसिटी होगी, मैन की जो वेलोसिटी होगी, मैन की जो वेलोसिटी होगी वो v होगी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यहाँ पर टाइम t2 लग रहा है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, l डिस्टेंस। कितनी स्पीड से, v स्पीड से। हो गया। आगे क्या बोला गया थर्ड पार्ट में, यही तो थर्ड पार्ट वाला ही तो कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है कि हाउ लॉन्ग विल ही टेक इफ ही वॉक्स अप ए मूविंग स्केलेटर। यानी कि अगर स्केलेटर भी मूव कर रही हो और उसके ऊपर वो भी मूव कर रहा हो, मैन भी, तो कितना टाइम उसको उस टावर को कवर करने में लगने वाला है। तो टाइम t मान लेते हैं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, l से, और जब लिफ्ट भी मोशन कर रही है, मैन भी उसके ऊपर मोशन कर रहा है, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, वो तो u प्लस v हो जाएगी। स्केलेटर भी मूव कर, लिफ्ट भी मोशन कर रही है, कार भी मोशन कर रही है, ट्रेन भी मोशन कर रहा है, और ट्रेन के ऊपर चल करके भी जा रहे हैं हम लोग। तो ट्रेन वाली वेलोसिटी प्लस मेरी वेलोसिटी नेट वेलोसिटी हो जाएगी। यही ना, समझ में आ रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं हम लोग कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्केलेटर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस माइनस 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 वेलोसिटी ऑफ स्केलेटर। ध्यान देना है अपने को, ये वाली वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, ये तो कौन सी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी वेक्टर वाली वेलोसिटी है। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैन की वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो जाएगी स्केलेटर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी प्लस स्केलेटर की वेलोसिटी, ये वाली वैल्यू u है, और इसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, जब स्केलेटर रेस्ट में थी। तो वैल्यू पुट कर देते। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/u डिवाइड बाई एल प्लस v डिवाइड बाई एल। एल को अलग अलग डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई करें इसको हम लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई u बाई एल। देखो तो क्या आ जाएगी, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से u बाई एल 1/t1 हो जाएगी क्या, प्लस v बाई एल सेकेंड इक्वेशन से देखो क्या हो जाएगी, 1/t2 हो जाएगी क्या। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 डिवाइड बाई t1 t2। ऑप्शन आ जाएगी अपने पास t इक्वल टू t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ये क्वेश्चन मैं सोच सकता था ऐसे भी। ध्यान दे कि पहले तो जब लिफ्ट मोशन कर, जब स्केलेटर मूव कर रहा था तब कुछ टाइम लग रहा था, फिर मैन मूव कर रहा था सिर्फ, तब कुछ टाइम लग रहा था। जब दोनों मूव कर रहे तो कम टाइम लगेगा। तो ऑप्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि कम टाइम शो कर रहा हो। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन t2 माइनस t1 हो सकता है क्योंकि कम टाइम है। सेकेंड वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों टाइम का एडिशन होगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखा जाए, नीचे में t2 माइनस t1 किया है तो डिवाइड करेंगे कम से, तो वैल्यू तो ज्यादा आ जाएगी ना। यानी कि या तो ए ऑप्शन या तो डी ऑप्शन। जब भी अगर तुक्का भी लगाना होगा तो हम लोग बी और सी तो तुक्का लगाएंगे भी नहीं। इसका मतलब जब भी तुक्का लगाने की बात करें तो थोड़ा सा ऑप्शन पर भी सोच ले, क्वेश्चन को पढ़ करके ऑप्शन के बारे में सोच ले। आप अगर अपने पास कॉमन सेंस से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अपने पास ऑप्शन जो यहां पर आ रही है वो डी ऑप्शन आ रही है, वो डी ऑप्शन आ रही है। क्लियर है क्या। आगे प्रॉब्लम की बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्या बोला गया है कि लिफ्ट इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, लिफ्ट दे दी गई अपने को लिफ्ट दे दी गई। लिफ्ट जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, नहीं दिया गया है, ये लिफ्ट हो गई। ये लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन मैंने मान लिया।
टू मेजर द एक्सेलरेशन ए पर्सन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स ए क्वाइन, ठीक है, एक पर्सन इसी में है, वो एक क्वाइन को ड्रॉप करता है, कितने हाइट से, 5 फीट हाइट से वो ड्रॉप करता है, 5 फीट दिया गया, ध्यान देंगे, ड्रॉप करता है। एट द मोमेंट व्हेन लिफ्ट वर डिसेंडिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 6 फीट पर सेकेंड, जब इसकी वेलोसिटी 6 फीट पर सेकेंड है, उस टाइम पर उस कॉइन को ड्रॉप किया गया है। क्लियर? और कॉइन को टाइम कितना लगता है, कॉइन को जैसे ही वो ड्रॉप करता है उस लिफ्ट के अंदर में, तो वो मेजर करता है कि कॉइन को कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड टाइम लग रहा है, कि 5 फीट डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 1 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो फाइंड करनी है कि लिफ्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वर को हम लोग लिफ्ट के अंदर मान लेते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट में लिखता हूं, सिंस क्वाइन को ड्रॉप किया गया, लेकिन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया गया, ग्राउंड से देखेंगे तो इस क्वाइन की वेलोसिटी 6 फीट पर सेकेंड दिखाई देगी, किधर, नीचे की तरफ। लेकिन अगर मैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो उसको तो ड्रॉप किया गया है, तो वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी हो जाएगी, ये तो 0। अपने को एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख देता हूं, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट लिख देता हूं। क्वाइन की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगी, और g की वैल्यू बोली गई है कि 32 काउंट करना है। क्लियर? फीट में उसकी वैल्यू 32, तो ये वाली 32 हो गई, नीचे की तरफ को पॉजिटिव मान लिया मैंने, माइनस लिफ्ट की एक्शन नीचे की तरफ ही है, उसको ए लिख दिया हमने, ऐसा हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होना है, लिफ्ट के सरफेस पर फॉल करने के लिए उसकी डिस्प्लेसमेंट 5 फीट होनी चाहिए नीचे की तरफ, और नीचे को पॉजिटिव माना है, 5 फीट लिख दिया। तो क्या टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। तो एस ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट का फॉर्मूला यूज कर दिया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, हाफ ए ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंटू टी स्क्वायर, ये 5 है, ये 1/2, ये वाली वैल्यू 32 माइनस ए है, और ये टाइम की वैल्यू 1 है। सॉल्व करेंगे, ये 10 इक्वल टू 32 माइनस ए हो जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 10, ये वैल्यू 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। लिफ्ट की एक्सेलरेशन वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होगा, कितनी एक्सेलरेशन, 22 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? और भी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। तो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बोला गया एन एरोप्लेन इज टू गो अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन में क्या क्या बोला जा रहा है, पहले ये डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ। डायग्राम में बोला गया है अपने को कि एरोप्लेन को ए से बी की तरफ जाना है, ये ए पॉइंट हो गया अपने पास, और ये बी पॉइंट हो गया अपने पास, ठीक है। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी एंड बैक अगेन, ए से बी जाना है, वापस फिर से रिटर्न आना है। द रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज वी। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ऐसा दिया गया है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, v दी गई है। द विंड ब्लो परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी विथ स्पीड v, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड दे दी गई, वेलोसिटी ऑफ विंड दे दी गई, ये स्मॉल v दी गई है। क्लियर? और विंड जो ब्लो कर रही है वो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर, यानी कि या तो इधर या तो नीचे की तरफ, सही। तो ये विंड है अपने पास, ये विंड ऐसा मैं मान लेता हूँ। विंड की वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है कहीं इधर है, ऐसे एयर ब्लो कर रही है, एयर इस टाइप से ब्लो कर रही है ए से बी के परपेंडिकुलर। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एल, ए और बी के बीच की डिस्टेंस एल है। तो फाइंड करनी है टोटल टाइम फॉर द राउंड ट्रिप, यानी कि ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में टाइम की वैल्यू क्या होने वाली है, यही अपने को सॉल्व करना है। देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट इसको समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ध्यान दें, यहाँ पर कॉन्सेप्ट में ध्यान देंगे कि अपने को मालूम है कि अगर मैं लिखने जाऊँ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, क्लियर,
गो अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन में बोला गया स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाना है उसको ए से बी की तरफ, यानी कि उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, जो ग्राउंड से दिखाई देगा एरोप्लेन की वेलोसिटी, वो किधर आनी चाहिए, वो ए से बी की तरफ ही आनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इधर ही होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जब ए से बी की तरफ जा रहा हो तो ए से बी लाइन के अलोंग आनी चाहिए, और जब बी से वापस रिटर्न आएगा तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी बी से ए के अलोंग होनी चाहिए। ऐसा होना ही चाहिए, तभी वो ए से बी के अलोंग डायरेक्टली मूव कर सकता है। क्लियर? आगे अगर इसमें समझा जाए, अगर हम लोग तो देखा जाए तो इसमें कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड अगर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, यही लिखेंगे क्या हम लोग? ओके, वेलोसिटी ऑफ विंड मालूम है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन में से वेलोसिटी ऑफ विंड को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड आ जाएगी क्या, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड तो ऊपर की तरफ मानी हुई है हमने, अगर मैं इस डायरेक्शन को इधर लिख दूं, ये क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी ऑफ विंड थी तो माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड हो जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दिया, किसको ऐड किया, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड, ऐसा कर दिया हमने। इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगी अपने पास ये वाली, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है। क्लियर? इसकी वैल्यू दी गई अपने को, कितनी वैल्यू दी गई इसकी मैग्नीट्यूड दी गई है अपने को v, और इसकी मैग्नीट्यूड दी गई है स्मॉल v। तो अगर हम लोग ट्रायंगल देखा जाए तो यही ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, जिसमें ये वाली वैल्यू कैपिटल V, ये वाली स्मॉल v। तो ये वाली वैल्यू बता सकते हैं क्या, पाइथागोरस यूज करके बता सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू होगी वह स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। क्लियर? यानी कि अपने को मालूम है कि एरोप्लेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो ए से बी तक जाने का टाइम मालूम हो गया। तो टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने का टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एल डिस्टेंस, और कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन से, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर हो जाएगा। ए से बी तक जाने का टाइम मालूम हो गया अपने को। अब अपने को रिटर्न मोशन करना है, इसको राउंड ट्रिप मोशन कराना है, वापस बी से ए की तरफ आना है। जब बी से ए की तरफ बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन तो इधर, फिर से ये इक्वेशन यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड को माइनस करूं अगर मैं यहां पर, वेलोसिटी ऑफ विंड तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी माइनस में, ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो गई। क्लियर है? तो अपने पास जो ये वाली जो आ जाएगी अपने पास, ये वाली हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और ये वैल्यू v के इक्वल है, कैपिटल V, और ये स्मॉल v है मैग्नीट्यूड। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी क्या अपने पास, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। सेम टाइप का आ जाएगा, जितनी एंगल यहाँ पर होगी उतनी ही एंगल यहाँ पर भी होगी। क्लियर? यहाँ पर ए बी लाइन से नीचे की तरफ एंगल बनाते हुए एयर के रेस्पेक्ट में वो मूव करेगा एरोप्लेन, तो यहाँ पर बी ए लाइन से थीटा एंगल नीचे की तरफ बनाते हुए मूव करेगा वो एरोप्लेन, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। क्लियर? आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो इस केस में टाइम फ्रॉम बी टू ए कितना हो जाएगा, टाइम फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक में कितना टाइम लगेगा, फिर से एल डिस्टेंस ट्रेवल करना, और कितनी स्पीड से, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी 12 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। क्या सॉल्यूशन सिंपल सा है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन को और भी अच्छा बनाया जा सकता था, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दी गई होती, सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप ध्यान देंगे। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दी गई होती कि ये अपने पास एक स्क्वायर टाइप का दिया गया है, साइड लेंथ इसकी d मान लेते हैं हम लोग। क्लियर? और एयर जो ब्लॉक कर रही है वो किस लाइन के लॉन्ग ब्लॉक कर रही है, पहले मैं नेमिंग कर दूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। एयर जो ब्लॉक कर रही है वो एसी लाइन के लॉन्ग ब्लॉक कर रही है, डायगोनल के लॉन्ग ब्लॉक कर रही है। क्लियर? और
और अपने को किसी एरोप्लेन को ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी जाना है और डी से वापस ए तक जाना है, तो कितनी टाइम इस राउंड ट्रिप की इस पूरे मोशन के लिए कितनी टाइम लगेगी, ये अपने को अगर सॉल्व करना हो, अगर ऐसा प्रॉब्लम पूछ दिया जाए कि पहले ए टाइम फ्रॉम ए टू बी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपको कि टाइम फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, ये टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड कैपिटल वी दी गई हो और वेलोसिटी ऑफ विंड दी गई हो स्मॉल वी, तो अपने को फाइंड करनी हो सकती है कि टाइम कितनी लगेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ए से बी जाना है उसको, ए से बी जाना है उसको, ए से बी जाने का मतलब क्या हुआ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो आनी चाहिए वो ए बी लाइन के अलोंग ही आनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, हम अपने को ये वाली इक्वेशन तो मालूम हो चुकी है, अपने को ये वाली इक्वेशन मालूम है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड होगी। तो वेलोसिटी ऑफ विंड तो कहीं इधर है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड किधर हो जाएगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड तो कहीं इधर आ जाएगी, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कहीं इधर आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है। समझ में आ रहा है, दोनों का कंसेप्ट क्लियर है। इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये वाली वेक्टर अपने को मिलेगी, ये वेक्टर इक्वेशन मैं लिख दूं, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मालूम होगा क्या, अपने को ये वाली वैल्यू सॉल्व कर, ये वाली एंगल 45 डिग्री है, ये वाली वैल्यू 45 डिग्री, ये वाली एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ तो क्या थीटा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या सॉल्व किया जा सकता है, दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व करना है। दोनों के बीच की एंगल 135 डिग्री है, तो वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं ये वैल्यू सॉल्व करने जाऊं तो क्या लिखूंगा, देखो मैं सिर्फ एक पार्ट सॉल्व कराऊंगा इसका, आप खुद से ट्राई करेंगे इसको। क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से लिख सकता हूं क्या कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इसकी वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला मिलेगा, इसकी वैल्यू अपने को मालूम है कितनी, कैपिटल वी, इसकी वैल्यू कितनी मालूम है अपने को, स्मॉल वी, और इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ एक्स, ये एक्स सॉल्व करना है। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड का स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2va वी दो वेक्टर का सम कर दिया, कॉस ऑफ 135 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 135। ये वाली वैल्यू कैपिटल वी दी गई है, वी स्क्वायर हो गया, ये वाली वैल्यू अपने को एक्स दी गई है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ विंड जो हो जाएगी वो स्मॉल वी स्क्वायर प्लस 2x इंटू स्मॉल वी कॉस्ट 135 माइनस 1/√2 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे यहाँ से x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, x मालूम हो जाएगी कि ये वाली वेलोसिटी मालूम हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मालूम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये x अगर हमने सॉल्व कर लिया तो टाइम फ्रॉम ए टू डी मालूम हो जाएगा, वैसे ही b से c का सॉल्व करना होगा, और जो b से c का आएगा फिर c से d का सॉल्व करना होगा और फिर d से a का सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी, आप इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन में डिस्कस करना है अपने को कि दो पार्टिकल दिए गए ए और बी मूव्स विथ वेलोसिटी v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली अलोंग द x एंड y एक्सिस। एक x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो एक y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। किसी एक इंस्टेंट पर उनके बीच की डिस्टेंस d रही होगी, इनिशियल सेपरेशन दी गई है अपने को d, तो फाइंड करना है कि लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग देयर मोशन। जब वो दोनों मोशन कर रहे होंगे तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है। ध्यान देंगे दोनों की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं पहले तो हम लोग कि मिनिमम डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट फॉर मिनिमम डिस्टेंस समझ लेते हैं यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट फॉर मिनिमम डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट फॉर मिनिमम डिस्टेंस, जब भी मिनिमम डिस्टेंस का प्रॉब्लम आए तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करें, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन वाइज ही मैं समझा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन बोली गई थी अपने को। एक ए पार्टिकल दिया गया था जो कि v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर है, और ये वाला बी पार्टिकल है जो कि v2 स्पीड से जा रहा है।
दोनों के बीच की डिस्टेंस d थी इनिशियली। हम लोग किसी एक के रिस्पेक्ट में मोशन ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मोशन ऑब्जर्व कर लेते हैं बी का, तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगी, वो आएगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ऐसा आएगा क्या, हम लोग ए को रेस्ट में मानते हैं और बी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। सिंस दोनों के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, वो v2 j कैप है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, v1 i कैप है। अगर मैं डायग्राम वाइज इसको एनालाइज करूं, डायग्राम वाइज अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो क्या दिखाई देगा मेरे को कि ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ए जो हो गया रेस्ट में हो गया ये, तो क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं, और बी जो था कहीं यहाँ पर था, और बी के पास जो वेलोसिटी मिल गई वो कौन कौन सी वेलोसिटी मिल गई, उसके पास एक वेलोसिटी मिल जाएगी, कौन सी, एक तो v2 उसके पास रहेगी ही, और एक जो ए के पास थी वो इसके पास अपोजिट होकर के मिल जाएगी, ये v1। इन दोनों का रिजल्टेंट करेंगे अगर हम लोग तो वो कहीं ये वाले पाथ को फॉलो करते हुए दिखाई देगा। क्लियर है, यानी कि इस पाथ को फॉलो करते हुए बी जो है ए के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा, ए के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा। तो ए के रेस्पेक्ट में कहीं इधर जा रहा है, ये वाला किसके रिस्पेक्ट में पाथ है, विथ रेस्पेक्ट टू ए, पाथ ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू ए, पाथ ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में बी की पाथ की बात की जा रही है। क्लियर, तो ये वाला एंगल कुछ थीटा रहा होगा, तो ये थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से हम लोग की tan थीटा जो होगी वो कितनी होगी, इस हम लोग वेलोसिटी के ट्रायंगल से देखा जाए, ये v2 है तो ये वाला v1 है, ये v2 है तो ये वाला v1 है, ये माइनस v1 लिख सकते हैं, माइनस v1। तो क्या हो जाएगी मैग्नीट्यूड वाइज, ये v1 बाई v2 हो जाएगी क्या, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा इक्वल टू v1 बाई v2 हो जाएगी। इसका यूज करेंगे हम लोग। अब सिंस एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होती है, यानी कि यही डिस्टेंस अपने पास मिनिमम होगी, यही डिस्टेंस मिनिमम होगी, एल मिनिमम यही होगी, ये वाली जो डिस्टेंस ओ ए से सी तक की जो डिस्टेंस है यही वाली डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगी। जब बी के ए के रेस्पेक्ट में बी मूव करते हुए कहीं यहाँ पर पहुँचेगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी। और ये वाली डिस्टेंस तो मालूम है अपने को कि ये डिस्टेंस डी है, तो क्या इस ट्रायंगल में नहीं देख सकते हैं कि ये वाली लेंथ की वैल्यू क्या होगी, क्या मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा उस ट्रायंगल में, साइन थीटा इक्वल टू एल मिनिमम डिवाइड बाई डी हो जाएगी, और एल मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डी साइन थीटा हो जाएगी। tan थीटा मालूम है अपने को ट्रायंगल से, अगर थीटा है तो tan थीटा क्या है, v1 बाई v2, तो ये कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। क्या साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, d साइन थीटा कितना, v1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। वैल्यू समझ में आया क्या। तो जब भी अपने को मिनिमम डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने हो तो किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की मोशन को एनालाइज किया जाए और देखा जाए कि किस टाइप की मोशन होने वाली है। अगर मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब दोनों पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। और अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाए कितने टाइम के बाद ये डिस्टेंस मिनिमम होगी, तो टाइम फॉर मिनिमम डिस्टेंस अगर ये सॉल्व करना हो अपने को, टाइम फॉर मिनिमम डिस्टेंस अगर अपने को ये सॉल्व करना है तो टाइम की वैल्यू के लिए एक्चुअल में ए के रेस्पेक्ट में बी की जो मोशन हो रही है वो तो बी से सी की तरफ हो रही है, तो बी सी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है तब डिस्टेंस मिनिमम हुई है। तो टाइम की वैल्यू जो हो जाएगी बी सी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, और कितने स्पीड से ट्रेवल किया है, बी की जो वेलोसिटी है वह स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है ए के रेस्पेक्ट में। क्यों हम लोग ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें, क्योंकि टाइम की वैल्यू ए से सॉल्व करें या बी से सॉल्व करें या ग्राउंड से सॉल्व करें, टाइम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है। और बी सी की वैल्यू सॉल्व करने जाएंगे तो ये डिस्टेंस डी है, तो ये वाली डिस्टेंस डी कॉस थीटा आ जाएगी क्या।
अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता टाइम की वैल्यू भी, तो डी कॉस थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। इस ट्रायंगल से कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, d डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, v2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। आंसर हो जाएगी dv2 डिवाइड बाई v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये टाइम की वैल्यू आएगी, इतने टाइम पर दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी, और उस मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो dv1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। प्रॉब्लम देखा जाए क्या ऑप्शन इस टाइप की दी गई है अपने को, तो dv1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन है अपने पास, ये ऑप्शन हो जाएगी, ये वाली ऑप्शन अपने पास हो जाएगी। क्लियर है? तो किस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, सभी लोग क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें अगर हम लोग, तो क्या आ जाएगी अपने पास क्वेश्चन, बोला गया है क्वेश्चन में ए बोट विच कैन मूव विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू वाटर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि ये अपने पास एक, पहले तो रिवर मान लिया हमने, इसमें वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई है, बोट मतलब स्विमर भी मान सकते हैं आप, कितनी दी गई है ये 5 मीटर पर सेकेंड, क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ 480 मीटर, ठीक है, ये रिवर की विड्थ दी गई है कितनी 480 मीटर, विथ फ्लोइंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, रिवर की वेलोसिटी दी गई है, रिवर कहीं इधर फ्लो कर रहा होगा, और वी आर कितनी दी गई है अपने को, रिवर की जो वेलोसिटी दी गई है, रिवर की जो वेलोसिटी दी गई है वी आर, वो वी आर कितनी दी गई है 4 दी गई है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाना है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब यानी कि अगर पॉइंट ए से बोट ने स्टार्ट किया तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, डायरेक्टली वो बी पॉइंट पर पहुंचे, इससे छोटा पाथ नहीं हो सकता है, इससे छोटा पाथ, और अगर कहीं भी मूव करेगा तो कहीं यहाँ पहुँच सकता है या तो यहाँ पहुँच सकता है, तो उस केस में डिस्टेंस की वैल्यू, ये वाली पाथ की वैल्यू जो लेंथ होगी वो तो ज़्यादा हो जाएगी ना, तो अपने को तो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको ए से डायरेक्टली बी वाले पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा, डायरेक्टली अपोजिट वाले पॉइंट पर रीच करना होगा, पहुंचना होगा। तो अगर ध्यान दिया जाए तो यानी कि अपने को मालूम हो गया ये कॉन्सेप्ट कि वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअल जो ग्राउंड से दिखाई देनी चाहिए वो इधर होनी चाहिए, तभी वो डायरेक्टली वहां पर पहुंचेगा। क्लियर? क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट इधर होनी चाहिए। तो मैं इक्वेशन लिखने जाऊं तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वेक्टर इक्वेशन होती है। तो अपने को वेलोसिटी ऑफ बोट मालूम है किधर होनी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ बोट ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऑफ रिवर को माइनस करना है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को माइनस किया हमने इस डायरेक्शन में, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू, अपने पास वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में, ये अपने पास वैल्यू कितनी दी गई है, ये वाली वैल्यू है अपने पास 4 और ये वाली वैल्यू अपने पास 5 है। तो क्या ट्रायंगल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू 4, ये वाली वैल्यू 5, ये वाली वैल्यू 5, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी ट्रायंगल से। तो अपने पास VB की वैल्यू 3 आ गई, टोटल डिस्टेंस 480, तो टाइम कितना लगेगा 480 डिवाइड बाई 3, ये 160 सेकेंड आ जाएगी। तो ऑप्शन जो अपने पास आ जाएगा वो 160 सेकेंड ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर है क्या? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार देखें अच्छे से, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको क्लियर समझ में आ चुकी है। ये 4 वाला 5 और 3 जो मैंने लिखा वो क्लियर है सभी लोगों को। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं इसको कि ध्यान दे, अपने पास ये VR की वैल्यू दी गई है 4, ये वाली वैल्यू दी गई है 5, तो ये 4 हो गया इधर, सही, ट्रायंगल की मैं बात करूं, ये 4 हो गया और ये वाली 5 हो गई। तो ध्यान देते, यही VB तो यहाँ पर है, यही VB तो यहाँ पर है, यही VB तो यहाँ पर है, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकते हैं, तो VB माइनस VR, VBR आ जाएगा।
क्लियर, दोनों को ऐड कर दिया है तो अपने पास ये वाली वैल्यू वीबी है। इसी वीबी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है, तभी तो एक्चुअल वेलोसिटी मालूम हो जाएगी अपने को बोट की, तो टाइम मालूम हो जाएगा कितने टाइम में वो क्रॉस कर रहा है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस मालूम है अपने को। तो ये 5 है, 4 है, तो ट्रिपलेट बनाएंगे तो ये वाली वैल्यू 3 आएगी। तो इधर की वेलोसिटी 3 है, डिस्प्लेसमेंट इधर 480 मीटर होने वाला है, तो टाइम की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी 160 सेकेंड आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लूँ क्या एक बार फिर से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है अपने को कि 2 स्विमर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बोथ हैव इक्वल कैपेबिलिटी टू स्विम। ध्यान दें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां पर बोला कि दोनों की कैपेबिलिटी स्विम करने की सेम है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर सेम है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वाली वैल्यू दोनों की सेम है, ये वाली वैल्यू दोनों की सेम है। वन ऑफ देम वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए क्या करता है, कोई भी अगर स्विमर है, अगर उसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो अपने पास जो भी उसके पास कैपेबिलिटी है वो सारी की सारी वेलोसिटी किधर प्रोवाइड कर देगा, वो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर। यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुंचना है उसको मिनिमम टाइम में, भले ही यहाँ नहीं पहुंचे लेकिन क्रॉस करना उसको मिनिमम टाइम में, तो जो भी उसकी कैपेबिलिटी है स्विम करने की वो परपेंडिकुलर में लगा देगा। क्लियर, यानी कि आगे बोला गया सेकेंड वांट्स टू रीच एग्जैक्टली एट पॉइंट बी। सेकेंड जो ऑब्जर्वर है, सेकेंड वाला जो स्विमर है वो डायरेक्टली बी पर पहुंचना चाहता है, तो अपनी रिवर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी इस तरह से पुट करेगा ताकि उसकी एक्चुअल वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में वो ए बी लाइन के अलोंग ही आ जाए। आगे बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ द स्विमर्स। दोनों स्विमर की वेलोसिटी बतानी है अपने को, दोनों स्विमर की वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ बोथ द स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि इसी की वैल्यू बतानी है अपने को। तो गिवन दैट द सेकेंड मैन रीचेज एग्जैक्टली एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर ही पहुंच रहा है इन 5 सेकेंड। टाइम बी के लिए पहले डिस्कस करते हैं। फॉर बी, बी के लिए ध्यान देंगे आप, बी के लिए पहले सॉल्व किया जाए। ये अपने पास रिवर हो गई, वो डायरेक्टली ए से बी पॉइंट पर जा रहा है, सही है। पी और क्यू पॉइंट पर मैं लिख देता हूं, 2 स्विमर लिख देते हैं। अच्छा, ए और बी ना लिख करके स्विमर 1 लिख देता हूँ, स्विमर 2 लिख देता हूँ, पर्सन 1 P1 और P2 लिख देता हूँ, P1 और P2 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। P1 और P2 लिख देता हूँ मैं, ये P1 है और ये P2 है। क्लियर, तो P2 की बात करें, फॉर P2 सेकेंड वाले ऑब्जर्वर के लिए, सेकेंड वाले स्विमर के लिए अगर मैं बात करूं तो वो ए से बी तक डायरेक्टली पहुंच रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ P2 विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कहीं इधर रही होगी, रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड हुई होगी, तब अपने पास जो वेलोसिटी मिली होगी P2 की वेलोसिटी एक्चुअल वाली मिली होगी। कैसे सर? क्योंकि अपने को इक्वेशन मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ P2 विथ रेस्पेक्ट टू रिवर लिखने जाएंगे तो ऐसा लिखेंगे, इसको दोनों को ऐड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ P2 कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ P2 विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो P2 की वेलोसिटी मिल जाएगी, पर्सन 2 स्विमर 2 की वेलोसिटी, तो ये वाली वेलोसिटी अपने को मिल जाएगी। कितना दी गया है अपने को, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 60 मीटर। आगे बोला गया क्वेश्चन में कि रिवर की जो विड्थ है वो 60 मीटर है और टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है, 5 सेकेंड इधर टाइम लग रहा है P2 स्विमर 2 को, तो टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस 60 डिवाइडेड बाई इधर की वेलोसिटी उसकी VP2, तो कितनी आ जाएगी, ये टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया 5 सेकेंड, तो VP2 की वैल्यू आ गई क्या कि ये वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। स्विमर 2 की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। आगे कुछ बोला गया है क्या, रिवर की वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर, VR दी गई है अपने को, ये VR की वैल्यू दी गई है 5, VR की वैल्यू 5 दी गई है, और ये वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया 12, तो ये वाली वैल्यू नहीं मालूम हो गई क्या, बहुत इजी हो गया सर, ये 5 है ये 12 है, तो ये वाली 13 हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर 1 विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दोनों इक्वल हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। आगे क्या बोला गया है,
आगे कुछ और बोला गया है क्या? एनालाइज देयर मोशन, तो अपने को बी का तो मालूम हो गया, P2 का तो मालूम हो गया। P1 पर्सन की बात करें, P1 स्विमर की बात करें, तो इसने तो कम टाइम में स्टार्ट करना है, उसको कम टाइम में पहुंचना है, तो वेलोसिटी ऑफ P1 विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को इधर रखेगा, रिवर की वेलोसिटी उसके साथ ऐड होगी, तो वो कहीं बी पॉइंट पर न पहुंच करके सी पॉइंट पर पहुंचेगा, और टाइम फॉर P1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस उसको 60 ट्रेवल करना है, और इधर की वेलोसिटी उसकी कितनी, वो तो 13 है, तो 13 60 डिवाइड बाई 13, और डिस्टेंस कितनी आगे ट्रेवल कर जाएगा, ये वाला जो ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, इस ड्रिफ्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्विमर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर की वेलोसिटी VR, इधर की वेलोसिटी कितनी मिलेगी उसको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी अपने को, यानी कि ये वाली जो है इन दोनों से मिल करके बना हुआ है VP1R और VR से, तो VR इंटू टाइम कितना लग रहा है उसको 60 डिवाइड बाई 13, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगी, इसकी वैल्यू 5 दी गई, तो 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 13, ये 300 डिवाइडेड बाई 13, ये मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, अपने को सिर्फ एनालाइज करना था कि एक बोला गया था मिनिमम टाइम और एक बोला गया था कि डायरेक्टली पहुंचना है, तो जब भी डायरेक्टली पहुंचना है तो अपनी वेलोसिटी को इस तरह से पुट करेगा ताकि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस लाइन के अलॉन्ग ही आ जाए जहां पर पहुंचना है, या फिर जब मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो जो उसके पास कैपेबिलिटी हो सकती है वो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर में लगा देगा, तो मिनिमम टाइम में वो पहुंच जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग इसी के कॉन्सेप्ट से, देखते हैं तो क्या बोला गया है। बोला गया ए मैन वॉक्स ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रेन मैन प्रॉब्लम की बात की जा रही है, सिर्फ वेक्टर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, हर एक रिलेटिव के क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द रिलेटिव क्वेश्चन जो कि रिवर बोट हो या फिर मैन रेन हो, ये सारे प्रॉब्लम, या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम हो, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसी से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या बोला गया है? ए मैन वॉक्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विथ ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से मैन रन कर रहा है, ठीक है, तो ये ग्राउंड हो गया, मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये मैन मूव कर रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है, एंड रेन इज हिटिंग हिम वर्टिकली, तो इसको दिखाई दे रहा है कि रेन जो है उसको किधर से हिट कर रही है, वर्टिकली, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इस डायरेक्शन में है। When he walks with 10 मीटर पर सेकेंड, जब वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगता है, सेकेंड कंसेप्ट इसी में, अब उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 10 कर ली, 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो रेन ड्रॉप्स हिट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ वर्टिकल, ये फर्स्ट वाला कंसेप्ट हो गया। सेकेंड वाले में वर्टिकल के साथ 45 डिग्री, या तो इधर से हिट कर रहा होगा या तो इधर से हिट कर रहा होगा, अपने को देखना पड़ेगा कौन सा होगा कॉन्सेप्ट, देखते हैं और उसके बाद ड्रॉ करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग लिखा जाए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यहां पर अपने को ये मालूम है और ये मालूम है, तो ये वाला वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन जो हो जाएगी एक्चुअल वाली, वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम में करने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस में किधर है, वो तो नीचे की तरफ है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन फर्स्ट केस में, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन की वेलोसिटी को उसमें ऐड कर दिया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन उसमें ऐड हो गया, तो अपने पास जो डायरेक्शन है, कहीं ये वाली रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, ये वाली रिजल्टेंट वैल्यू आई, ये VR हो गया। डायग्राम समझ में आया क्या? इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, ये वैल्यू अपने को मालूम है नहीं अभी। आगे क्या बोला गया है, अपने को अब VR मालूम हो गया, ये एक्चुअल डायरेक्शन है, ग्राउंड पर जो रेस्ट में होगा उसको ये वाली डायरेक्शन दिखाई देगी, ये एंगल कुछ थीटा होगा, क्लियर। आगे बोला गया है, अगर इस अब सेकंड वाले पार्ट से सोचा जाए तो अपने को VR मालूम है, VR की डायरेक्शन, उसमें से VM को माइनस करेंगे तो अपने का VR विथ रेस्पेक्ट टू मैन मालूम हो जाएगी। अब ध्यान दे तो इसमें कि अपने पास ये VR है, अब VM जो हो गया सेकेंड वाला VM हो गया क्या, सेकेंड VM2 हो गया क्या, ये VM2 हो गया,
तो Vm2 करेंगे तो ये Vm है 10 मीटर पर सेकेंड हो गया ना, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कि Vm2 जो है वो कितना है 2 Vm है, और उसको माइनस करना यानी कि इधर कर लेना है अपने को, ये माइनस ऑफ Vm2 हो गया। ये वाली लेंथ कितनी होगी 5, और ये वाली लेंथ को भी 5 ही करना पड़ेगा। तो अपने को Vr माइनस Vm2 क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा Vr विथ रिस्पेक्ट टू मैन सेकेंड वाली। ओके, और ये कितने पर दिखाई दे रहा है 45 डिग्री एंगल पर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये 5 और 5 10 हो गया दोनों मिलकर के, ये 45 डिग्री है, ये 5 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 5 ही हो जाएगी क्या, और ये 5 और ये 5 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या ये 5√2 आ जाएगी। क्या आंसर आ गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 5√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? ये डायग्राम समझ में आया अपने को? ये वाली लेंथ कितनी थी, यहां से यहां तक लेंथ 5 थी, 10 करना था तो यहां पर 5 हो गया, यहां से स्टार्ट किया तो 5 और 5 आगे गए, तो 5 और 5 10 हो गया, और ये वाली लेंथ एंगल अपने को दी गई है 45 डिग्री, तो ये 5 है तो इसको 5 ही होना पड़ेगा, और ये 5 है और ये भी 5 ही है, तो ये वाली लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी 5√2, पाइथागोरस यूज किया, और ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 45 डिग्री ही हो जाएगी। क्लियर? यानी कि ग्राउंड का जो ऑब्जर्वर होगा उसको वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए वो रेन फॉल करते हुए दिखाई देगा, किसके रेस्पेक्ट में, वो ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पर रेस्ट में हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बोला गया है ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया ऐसा, ही फील्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड, सिंस मैन रेस्ट में है तो जो उसको रेन की एक्चुअल मोशन दिखाई देगी, रेन की उसको एक्चुअल मोशन दिखाई देगी कि रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, नॉर्मली उसको हिट कर रहा है, तो ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई। व्हेन ही स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला गया। ये इंक्लाइंड प्लेन हमने मान लिया, इसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में बोला गया है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इस केस में क्या बोला गया है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विथ स्पीड v, ठीक है, v स्पीड से जाएगा, विथ स्पीड v, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अगेन ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिम नॉर्मली, सिंस वो मूव कर रहा है तो रेन की जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो रिलेटिव वाली दिखाई देगी उसको, यानी कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वाली है, मैन के रिस्पेक्ट में रेन के मैन मूव कर रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी मैग्नीट्यूड बतानी है अपने को कि इसकी वैल्यू क्या होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब जब मैन रेस्ट में था तब के वेलोसिटी। एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैन, मैन किधर जाएगा, जब इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मोशन कर रहा होगा मैन, तो इंक्लाइन प्लेन के अप मूव करेगा कि इंक्लाइन प्लेन के डाउन मूव करेगा, ये अपने को सॉल्व करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, अपने को मालूम है कि VRM का मतलब क्या हुआ, VRM की मीनिंग हुई VR माइनस VM, सही है क्या, VR माइनस VM अपने को VRM मालूम चल जाएगी, तो VRM मालूम है और VR मालूम है तो VM मालूम हो जाएगी क्या, VM क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा ही लिख देता हूँ, ऐसा ही रन देता हूँ, ऐसा ही रन देता हूँ, VM नहीं लिखता हूँ मैं। अब देखा जाए, यही इंक्लाइन प्लेन दी गई थी, ये इंक्लाइन प्लेन दी गई है अपने को, ये वाली एंगल थीटा है, अपने पास VR किधर है, नीचे की तरफ, तो ये वाला VR हो गया, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये VR हो गया, ठीक है, माइनस VM, अच्छा VRM किधर है, VRM कहीं इधर है, ये VRM हो गया, सही है। तो VRM की वैल्यू VR माइनस VM, VR माइनस VM, यानी कि माइनस VM ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो माइनस VM ऊपर की तरफ हुआ, तो माइनस VM ऊपर की तरफ हुआ, तो VM किधर होगा, नीचे की तरफ, इसका मतलब मैन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा VM स्पीड से, और ये वाली एंगल थीटा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये वाली एंगल क्या होगी, ये वाली एंगल भी सर तो थीटा ही हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जाने वाला है और उसके साथ ये नीचे आने वाला, तो ये वाली एंगल थीटा हो गई। तो अपने को ये वाली वैल्यू मालूम है कि V है, अपने को कौन सी वैल्यू सॉल्व करनी है,
अच्छा ये v नहीं दी गई, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ये वाली वैल्यू नहीं दी गई है v, अपने को इसकी मैग्नीट्यूड दी गई है कितनी, v, मैन की वेलोसिटी दी गई है अपने को v मैग्नीट्यूड। तो अपने को इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, देखो ये वाला एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, जिसकी ये वाली वैल्यू v है, ये वाली एंगल थीटा है, अपने को ये वाली वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं ये वाला 90 डिग्री एंगल है, नॉर्मली दिया गया है अपने को, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या कि साइन थीटा इक्वल्स टू इस ट्रायंगल में v डिवाइड बाई वी आर हो जाएगी, ये वाली वी आर लेंथ है, तो वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v डिवाइड बाई साइन थीटा, जिसको कि लिख सकते हैं v कॉसेक ऑफ थीटा। सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट इजी है क्या, बहुत ईजी है। सिर्फ डायग्राम में बार बार बोल रहा हूँ कि रिलेटिव मोशन जो रिवर बोट प्रॉब्लम हो या रेन मैन प्रॉब्लम हो या एयर विंड प्रॉब्लम हो, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम हो, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने से ही सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर लूँ। मैन किधर मूव करेगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, और रेन की वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो v कॉसेक ऑफ थीटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो बोला गया स्विमर क्रॉसेस द रिवर along द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये रिवर हो गई अपने पास, मैन को किधर जाना है, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, रिवर कहीं इधर फ्लो कर रही होगी, इसके फ्लो के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए उसको ए पोजीशन ये हो गया, बी पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट हो गया, ए से सी की तरफ जाना, ये वाली एंगल कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। सही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी गई है अपने को, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर 5 दी गई है। स्विमर टेक्स 12 सेकेंड टू क्रॉस द रिवर ऑफ विड्थ 60 मीटर, इसकी विड्थ दी गई है 60 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है उसको टाइम लग रहा है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड टाइम लग रहा है, यानी कि उसको जाना है। क्वेश्चन में ध्यान दे कि क्रॉसेज द रिवर बोला गया है क्वेश्चन में, इसका मतलब एक्चुअली वो क्रॉस कर रहा है, एक्चुअली क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होनी चाहिए, मैन जो होनी चाहिए या स्विमर जो होनी चाहिए, वो एक्चुअल वाली इधर ही होनी चाहिए। मैं यहाँ पर स्विमर ही लिख दूँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होनी चाहिए वो इधर ही एक्चुअल होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया, एक्चुअल में इधर ही होनी चाहिए, तभी वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। क्रॉस कर रहा है, पहले ही बोल दिया क्रॉसेज द रिवर। अपने पास वेलोसिटी ऑफ रिवर कहीं यहाँ पर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, क्लियर। अपने पास किसी डायरेक्शन में रहा होगा, ये वीएस है, ये वीएस है, उसको जाना है कितना, अपने को वी आर, अपने को ये ध्यान दे कि वी आर लिखेंगे, वी एस विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिखने जाएंगे तो ये क्या लिखेंगे, वी एस माइनस वी आर। सही है, वी एस माइनस वी आर करेंगे, वी एस माइनस वी आर करेंगे तो अपने को वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मिलेगी। अपने को फाइंड क्या करनी है, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यही वाली बात करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यही सॉल्व करना है अपने को। तो क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दे, तो ये हम लोग एक्सिस चेंज कर देते हैं। अभी तक इस हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान रहे थे, इस वाले को एक्स एक्सिस मान रहे थे, यहाँ पर क्या करता हूँ, इधर क्रॉस करना है ए से सी लाइन के लॉन्ग, तो ए सी लाइन को ही मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया और इसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस बोल दिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अपने को ये मालूम हो गया। अब ध्यान दे, अब ध्यान दे, अब ध्यान दे, मैं लिख सकता हूँ क्या, इधर टाइम कितना लग रहा है, इधर टाइम कितना लग रहा है, इधर टाइम 12 सेकेंड लग रहा है, स्विमर टेक्स 12 सेकेंड टू क्रॉस द रिवर, यानी कि इधर की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इधर की वेलोसिटी, इधर वाली जो वेलोसिटी होनी चाहिए इधर वाली, वो तो कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होनी चाहिए, यही वाली वेलोसिटी, तभी तो इन दोनों को सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आएगी। अच्छा अब ध्यान दे, अब ध्यान दे, अब ध्यान दे, यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। ये वाली वैल्यू 45 डिग्री एंगल दी गई है और इसकी वैल्यू 5 दी गई है, तो इसकी वैल्यू भी 5 ही होनी चाहिए, तभी तो आंसर ये वाली एंगल जो आएगी 45 डिग्री एंगल आएगी, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि वी एस कॉस 45 डिग्री, एक्चुअल वेलोसिटी तो वी एस है, एक तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लिया, दूसरा क्या लिखा हमने कि वी एस कॉस 45 डिग्री
5 के इक्वल है, ऐसा लिख सकते हैं। तो VS cos 45 1/√2, तो ये 5√2 हो जाएगा। तो ये 5√2 आ गई, सही, ये 5√2 अगर इसका कंपोनेंट इधर काउंट करें, ये वाली एंगल 45 डिग्री ही है, 5 आ जाएगा। फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो जाएगा। ये आंसर कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँ मैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस कर लूँ, क्या बोला गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में बोला गया है ये कैट रन्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बात करता हूँ। द डॉग चेजेज द कैट सच दैट द वेलोसिटी ऑफ डॉग इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कैट। उसकी वेलोसिटी किधर है, हमेशा ही कैट के अलोंग वेलोसिटी है डॉग की वेलोसिटी। स्पीड ऑफ डॉग इज u, स्पीड ऑफ कैट इज v एंड ऑलवेज कांस्टेंट। इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी ऑफ डॉग। एट द इंस्टेंट बोथ आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस x, दोनों के बीच की जब डिस्टेंस x है, एंड देयर वेलोसिटी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डॉग, डॉग की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है अपने को। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इस वाले को, इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है ध्यान दिया जाए। 11th नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये स्ट्रेट लाइन पर कैट रन करने वाला है, क्लियर। परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस यही होने वाली है। मैं मान लेता हूँ कि डॉग किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर था, जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x रही होगी, इस इंस्टेंट पर कैट कहीं यहाँ पर रही होगी, ये कैट हो गया और ये डॉग हो गया। इस इंस्टेंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद अगर डिस्कस करूँ मैं, इस इंस्टेंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद में डिस्कस करूँ, तो कहीं यहाँ पर रहा होगा कैट और जस्ट बाद कहीं यहाँ पर पहुँचा होगा, यही ना। जस्ट पहले कहीं यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर टाइम के लिए t है, तो यहाँ पर टाइम के लिए को मैं मान रहा हूँ t + dt है, और कैट कितने स्पीड से रन कर रहा है, ये v स्पीड से, और ये डॉग जो है u स्पीड से चल रहा है। यहाँ पर जब ये डॉग है, जब डॉग यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जब कैट यहाँ पर है तो डॉग इस डायरेक्शन में उसके पास, जब कैट कहीं यहाँ पहुँचेगा तो डॉग की वेलोसिटी कहीं इधर होगी। सिंस ये इंस्टेंट में जो काउंट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक मैं बहुत ही स्मॉल सा इंस्टेंट काउंट कर रहा हूँ, तो डॉग की पोजीशन में ज़्यादा का चेंज नहीं आएगा। इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूँ डी थीटा एंगल होगी, बहुत ही स्मॉल सी एंगल। मैं मान लेता हूँ कि ये वाली पोजीशन इसकी r1 वेक्टर रही होगी, और ये वाली पोजीशन r2 वेक्टर, और ये वाला कुछ l वेक्टर रहा होगा। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, C1 से C2 तक में लेंथ कुछ l वेक्टर रही होगी। ध्यान दे, एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये r1 + l वेक्टर जो है वो r2 वेक्टर के इक्वल है। r1 वेक्टर + r2 वेक्टर इक्वल टू l वेक्टर। तो r1 गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया यहाँ पर गलत लिख दिया है। r1 वेक्टर + l वेक्टर, ये r2 वेक्टर। तो यहाँ से l वेक्टर मालूम हो जाएगी अपने को, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, सही है क्या। और मैं इस l वेक्टर को, सिंस ये इंस्टेंट बहुत ही स्मॉल है, तो दोनों बहुत पास पास में होंगे, यहाँ पर होंगे, पास पास में होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि l इक्वल टू r थीटा से l की वैल्यू को x इंटू थीटा लिख सकता हूँ। l की वैल्यू को x इंटू थीटा लिख दिया, d थीटा लिख दिया, x इंटू d थीटा लिख दिया, d थीटा एंगल काउंट किया, जो कि r2 माइनस r1 के इक्वल हो जाएगी, सही है क्या। इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो d थीटा तो कांस्टेंट, एंगल की बात बहुत ही स्मॉल सा एंगल, ये dx/dt हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये dr2/dt माइनस dr1/dt, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं। और भी सिंप्लीफाई करूं तो ये d थीटा dx/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x वाली लेंथ चेंज करने का रेट, और ये रेट तो u है, डॉग की वेलोसिटी की बात की जा रही है, ये तो u है। ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखा जाए एक बार फिर से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन ऑफ डॉग की बात की जा रही है। v2 माइनस v1 कर दिया हमने, यहाँ से अपने पास टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टाइम से डिवाइड कर दिया, dt कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर dt कर दिया। तो v2 माइनस v1 बाई टाइम करेंगे, यही एक्सेलरेशन हो जाएगी क्या। तो एक्सेलरेशन जो आ गई अपने पास वो u d थीटा बाई dt
ओके, अब अपने को डी थीटा बाई डी टी कहीं से फाइंड करनी होगी। ध्यान दे, तो एक्चुअली में हम लोग ये वाली जो लेंथ लिख रहे थे एल इक्वल टू एक्स इंटू डी थीटा, क्या एल की लेंथ को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी वी है इंटू डी टी। डी टी टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में, जो कि एक्स डी थीटा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि v डिवाइड बाई एक्स जो हो जाएगा वही इक्वल हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी के। तो वैल्यू पुट कर दो डी थीटा बाई डी टी की, तो क्या आ जाएगी u इंटू डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू v डिवाइड बाई एक्स, तो यू वी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सेलरेशन आ जाएगी डॉग के लिए। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? तो यू वी डिवाइडेड बाई एक्स आंसर आ जाएगी, यू वी डिवाइडेड बाई एक्स आंसर आ जाएगी अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ अपने को एनालाइज करने आना चाहिए किस तरह से ये वैल्यू पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन बोला गया कि टू बॉल्स आर थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम ए एंड बी साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये ए पॉइंट दे दिया गया और ये बी पॉइंट मेंशन कर दी गई अपने को। ए और बी से दो बॉल को थ्रो कर दिया गया है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग द मोशन। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने, वही वाला कॉन्सेप्ट जब दो पार्टिकल दिए गए थे ए और बी, एक v1 और v2 से चल रहा था, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करना है। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने तो किसी एक के रिस्पेक्ट में मोशन को एनालाइज कर लिया जाए। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी मैं देखता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू बी तो मोशन ऑफ ए की बात करने जाएंगे। ए का मोशन अगर हम लोग डिस्कस करेंगे बी के रिस्पेक्ट में, तो यही तो ए हो गया, यहाँ पर ए है, बी कहीं यहाँ पर है। ये डिस्टेंस अपने को मेंशन की गई 10 मीटर 10 मीटर। ओके, तो बी के पास कौन कौन सी वेलोसिटी? बी के पास जो है एक तो 20 उसकी खुद की, और बी ए के पास एक 20 खुद की, और बी जो है बी अपनी वेलोसिटी को अपोजिट करके देखेगा तो बी वाली इधर मिल गई उसको 20, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसके पास कहीं इधर आ गई। कितना एंगल फॉर्म करेगा? 45 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, 45 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर गया। अब ध्यान दे, ये वाली वैल्यू 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 45 डिग्री एक्चुअली में ए बी लाइन के बीच की जो एंगल है, ए बी लाइन के बीच की एंगल जो है वो तो 45 डिग्री ही है। और सिंस बी के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो बी को तो हमने रेस्ट ने माना, तो इसको क्या मालूम चलेगा कि ए तो मेरी तरफ ही आ रहा है और जा करके मेरे को स्ट्राइक कर देगा, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ मोशन जो है वो बी से ही पास कर जा रही है, बी से पास कर रही है, इसलिए डिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम वाली 0 हो जाएगी। बी से डिस्कस कर रहे हैं, बी के रेस्पेक्ट में तो बी रेस्ट में हो गया, तो ए का जो मोशन है वो ए बी लाइन के अलोंग ही हो रहा है, तो ए जो है बी को जाकर के स्ट्राइक करेगा, इसलिए मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूं, क्या बोला गया? ए शिप ए सेलिंग डू ईस्ट विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अपने को क्या क्या बोली गई? वेलोसिटी ऑफ ए दे दिया गया। शिप की वेलोसिटी किधर जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट मान लेते हैं, इधर ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, सही ना? इसको एक्स एक्सिस बोल देता हूं मैं और इसको वाई एक्सिस बोल देता हूं मैं। ए शिप ए सेलिंग ड्यू ईस्ट विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये शिप किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में, कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए मालूम हो गई 10 आई कैप। happens to appear sailing due north with a velocity of 5 km per hour to a person sitting in a moving ship B। यानी कि किसी शिप बी में कोई दूसरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ, उसको ये शिप ए जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है वो कितनी है? वो तो 5j कैप है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ सी पे बी क्या होगी, तो क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की मीनिंग क्या हुई? ये तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बी जो आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हो जाएगी। ये वाली वैल्यू दी गई है अपने को, कितनी? ये 10 आई कैप है माइनस 5j कैप है। तो कितनी वेलोसिटी आ जाएगी बी की? वेलोसिटी ऑफ बी जो लिखने जाएंगे वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी? वह स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर 100 प्लस 5 स्क्वायर 25
125, ये 5√5 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो मैग्नीट्यूड तो 5√5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए ऑप्शन या तो बी ऑप्शन। अब अपने को एंगल की बात करनी है, एंगल देख लिया जाए। क्या बोला गया है प्रॉब्लम में, 10 आई कैप है, 10 आई कैप का मतलब 10 इधर, -5 जे कैप इसका मतलब 5 इधर, ये 10 और ये 5। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं इधर आएगी, क्या वेलोसिटी ऑफ बी, ये वाली एंगल थीटा बनेगी। तो ये ईस्ट है और ये साउथ है, साउथ ईस्ट के साथ एंगल बताना है। ईस्ट ऑफ साउथ लिखा है या साउथ ऑफ ईस्ट लिखा हुआ है। tan थीटा इक्वल टू 5/10 हो जाएगी। ट्रायंगल में देखा जाए tan थीटा इक्वल टू 5/10 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो थीटा जो हो जाएगी tan इनवर्स 1/2 हो जाएगी। ये किसके साथ एंगल है, ईस्ट के साथ, तो साउथ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। तो tan इनवर्स 1/2 साउथ ऑफ ईस्ट। मैग्नीट्यूड जो है 5√5 इन दोनों में ही है, एंगल tan इनवर्स 1/2 दोनों में ही है। सिर्फ एंगल साउथ ऑफ ईस्ट होगा कि ईस्ट ऑफ साउथ, ये डिसाइड करना था अपने को। तो साउथ ऑफ ईस्ट होगा, जिसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा होता है उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं। ईस्ट के साथ एंगल की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ से ये वैल्यू अपने को मालूम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके होंगे आप लोग। ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है, ए बी और सी। 3 पार्टिकल दिए गए अपने, फर्स्ट पार्टिकल, ए पार्टिकल, बी पार्टिकल एंड सी पार्टिकल। साइड लेंथ दी गई अपने को आर, साइड लेंथ आर दी गई है, ठीक है, यूज कर लेंगे। एट टी इक्वल 0 द पार्टिकल ए हेड्स टूवर्ड्स बी। ए की जो वेलोसिटी है हमेशा ही बी की तरफ रहेगी, बी की हमेशा वेलोसिटी सी की तरफ रहेगी और सी की वेलोसिटी हमेशा ए की तरफ रहेगी। यानी कि जब ए बी से मिलेगा तब बी सी से मिलेगा और तब सी भी ए से मिल रहा होगा। तीनों एक ही इंस्टेंट पर मिल रहे होंगे। एक्चुअली में अगर हम लोग मैं डायग्राम की बात करूँ तो ए मूव करते हुए कहीं यहाँ पर आएगा, तो अगले इंस्टेंट पर बी कहीं यहाँ पहुँच चुका होगा, सी कहीं यहाँ पहुँच चुका होगा अगले इंस्टेंट पर। तो इस इंस्टेंट पर जैसे ही ये पहुंचेगा, अब बी कहीं यहाँ पर आ चुका है, तो ए के पास जो वेलोसिटी होगी कहीं ये वाली हो जाएगी इस डायरेक्शन में, बी की जो वेलोसिटी होगी कहीं इस डायरेक्शन में हो जाएगी और सी की वेलोसिटी जो हो जाएगी कहीं इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमेशा ही उनकी वेलोसिटी एक दूसरे के एलोंग होनी चाहिए। तो जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस सी भी ट्रेवल करेगा, उतना ही डिस्टेंस ए भी ट्रेवल करेगा। सेम टाइम पर स्टार्ट किया था और तीनों की स्पीड जो है सेम ही है, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं। यानी कि हमेशा ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन होगा। यानी कि पाथ जो बनेगा इनका कुछ ऐसा, बी मूव करते हुए पहुंचेगा सेंटर पर, ए कहीं मूव करते हुए ऐसे पहुंचेगा और सी कहीं मूव करते हुए ऐसे पहुंचेगा और फाइनली ये सेंटर पर मीट कर रहे होंगे, फाइनली ये सेंटर पर मिल रहे होंगे। अपने को सॉल्व करना है कितने टाइम के बाद ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होंगे। तो जब बी सी से मिलेगा उसी टाइम पर ए भी आकर के मिल जाएगा। यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि बी सी से कब मिल रहा होगा, या ए बी से कब मिल रहा होगा, या सी ए से कब मिल रहा होगा। किसी दो का टाइम फाइंड कर लेना है अपने को। तो मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। ध्यान देते हैं कि बी और सी की बात करते हैं, यही बी है और ये सी है। हमेशा ही इनके जो ए बी और सी का जो ज्वाइन करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग जो होगी वो हमेशा ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। मान लेते हैं किसी टाइम पर ये डिस्टेंस चेंज होकर के एल हो चुकी होगी, तो उस इंस्टेंट पर बी जो है कहीं इधर जा रहा होगा और सी कहीं ए की तरफ होगा, सी कहीं ए की तरफ जा रहा होगा। ये वाली एंगल 60 डिग्री रही होगी उसकी। ये v है तो ये भी v। मैं पूछूं कि dl/dt क्या है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ क्या है, तो ये डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा है कितने से, v से, तो -v लिख लिया क्योंकि इंक्रीमेंट इधर लिखना है। और ये कितने से डिक्रीज कर रहा है, ये v cos 60 से डिक्रीज कर रहा है। ध्यान दे, ये वाली लेंथ, ये वाली वेलोसिटी v cos ऑफ 60 डिग्री, और ये लेंथ को डिक्रीज करने वाला ही वेलोसिटी है, तो फिर से इसको -v cos 60 -v/2 लिख दिया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3v/2। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम लोग। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगी कि dl इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू, -3v/2 dt। इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, v तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दिया।
t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, r थी दोनों के बीच में, और फाइनली t इक्वल टू t पर दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जानी चाहिए, 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगी, 0 माइनस आर इक्वल टू -3v/2 इंटू टी हो जाएगी। तो टाइम की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2r डिवाइडेड बाई 3v, ये वाली अपने पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, बोला गया है कि 2 स्टोन को, तो जेई में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है ये, कि 2 स्टोन को थ्रो किया गया है किसी टावर से जो कि 240 मीटर हाइट है, विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड respectively. Which of the following graph best represent the time variation of relative position of second stone with respect to first? तो फर्स्ट के लिए लिखते हैं, पहले तो फर्स्ट के लिए लिखते हैं। फर्स्ट के लिए लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, y1 इक्वल टू फर्स्ट के लिए, फर्स्ट स्टोन के लिए y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों की हाइट तो सेम ही रखनी है अपने को 240 मीटर। तो यू टी अपवर्ड में थ्रो किया गया, ऐसा डायग्राम बोला गया अपने को, ऐसा डायग्राम बोला गया कि ये अपने को टावर दे दी गई 240 मीटर हाइट की, एक स्टोन फर्स्ट स्टोन हो गया ऊपर थ्रो कर दिया गया 10 मीटर से, दूसरे स्टोन 2 को थ्रो कर दिया गया 40 मीटर पर सेकेंड से। तो ये कुछ पाथ ऐसा फॉलो करेगा और ये वाला भी कुछ पाथ ऐसा फॉलो करेगा। 10 मीटर पर सेकेंड वाला पहले फॉल कर जाएगा, तो y1 क्या लिखेंगे उसके लिए, u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों के लिए टाइम सेम लगने वाला है जब तक मोशन करेंगे, या फर्स्ट वाला जब तक मोशन करेंगे तब की बात करते हैं। y2 की बात करते हैं, उसके लिए क्या लिखेंगे, u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे क्या। दूसरे के लिए, दोनों के लिए मोशन की बात कर रहे हैं, हमें क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन। यानी कि अपने को फाइंड करने की y2 माइनस y1 का वेरिएशन कैसे हो रहा है। फर्स्ट वाला स्टोन पहले फॉल कर जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है। तो पहले तो हम लोग तब तक का टाइम के करस्पॉन्डिंग मोशन डिस्कस कर लेते हैं जब तक कि दोनों मोशन कर रहे हैं। तो y2 माइनस y1 सॉल्व करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगी, u2 माइनस u1 इंटू टी हो जाएगी। और ये तो y2 माइनस y1 जो हुई, u2 माइनस u1 तो 30 हो जाएगी इंटू टी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। यानी कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा कब तक, जब तक कि दोनों मोशन कर रहे होंगे, फर्स्ट वाला जब तक फॉल नहीं कर जा रहा है। कितने टाइम में वो फॉल कर जाएगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कितने टाइम में वो फॉल कर जाएगा ये सॉल्व कर सकते हैं क्या। फर्स्ट वाला कितने टाइम में फॉल कर जाएगा, डायग्राम से देखने पर लग रहा है कि अपने को ए ऑप्शन तो स्ट्रेट लाइन दिया गया है, बी ऑप्शन भी स्ट्रेट लाइन दिया गया है, सी ऑप्शन भी स्टार्टिंग का पार्ट स्ट्रेट लाइन, और डी ऑप्शन भी स्टार्टिंग का पार्ट स्ट्रेट लाइन ही है। टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व करने जाएं अगर हम लोग, फर्स्ट वाले के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, देखेंगे तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट उसके लिए सॉल्व करूँ मैं, तो क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 240 मीटर हाइट की दी गई है अपने को, यहाँ से स्टोन को थ्रो किया गया है 10 से, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। तो कितना, माइनस ऑफ 240 इक्वल टू u2 10 इंटू टी माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 से ये कैंसल आउट हो गई, कितनी हो जाएगी, माइनस 240 इक्वल टू 10t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 5 से 1, 5 से 2, 5 से ये कैंसल आउट होगा, कितना 48, सही है क्या। तो कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t माइनस 48 इक्वल टू 0। सॉल्व करने आएगा क्या ये, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 6t माइनस ऑफ 8t, प्लस में इसको लिख देता हूँ, माइनस ऑफ 48 इक्वल टू 0। तो t प्लस 6 एंड t माइनस 8 इक्वल टू 0, सही लिखा है क्या, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस प्लस 6t माइनस 2t हो जाएगा माइनस 48, यानी कि टाइम की वैल्यू 8 सेकेंड आएगी। यानी कि 8 सेकेंड तक वो स्टोन 1 का टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड होगा, 8 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड पर आ चुका होगा। 8 सेकेंड यानी कि ऑप्शन या तो ए होगी या तो सी होगी या तो डी ऑप्शन। अब सेकेंड पार्ट में डिस्कस करते हैं, सेकेंड पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, ग्राउंड पर वो तो आ चुका है, स्टोन 1 जो है वो तो ग्राउंड पर आ चुका है, स्टोन 1 ग्राउंड पर आ चुका है। तो अब उसके रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्व किया जाएगा सेकेंड स्टोन की मोशन, तो वो तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो पैराबोलिक पाथ तो या तो ये वाला पाथ होगा या तो ये वाला पाथ होगा,
क्योंकि अब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं रही होगी, क्योंकि ग्राउंड पर वो स्टोन 1 आ चुका है। तो या तो अपने पास सी ऑप्शन या तो डी ऑप्शन। आगे ध्यान दिया जाए कि जैसे जैसे वो मोशन करते जाएगा, जैसे जैसे वो मोशन करते जाएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगी। 8 सेकेंड तक के बाद अगर हम लोग बात करें तो इस स्टोन को जो थ्रो किया गया था, स्टोन को जो थ्रो किया गया था 40 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी टाइम ऑफ एसेंट क्या होगी? टाइम ऑफ एसेंट कितनी होगी? वो u बाई जी होगी। 40 डिवाइड बाई जी की वैल्यू 10, ये 4 सेकेंड होगी। तो 4 सेकेंड तक ऊपर जाएगा और 4 सेकेंड तक यहाँ आ गया। इसके बाद जो मोशन होगा इसमें तो वेलोसिटी इंक्रीज ही करती जाएगी ना। एक्सेलरेशन निगेटिव, स्पीड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन निगेटिव और स्पीड इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं स्लोप से बात करूं, ये y वर्सेस t ग्राफ दी गई है, इसमें स्लोप क्या हो रहा है? यहाँ पर जो स्लोप है वो ये वाली स्लोप डिक्रीज कर रही है, जबकि यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यही ऑप्शन होगा। पहले तो स्ट्रेट लाइन वाली पार्ट बात की, 8 सेकेंड तक वो स्ट्रेट लाइन रिलेटिव मोशन होगा, और इसके बाद पैराबोलिक पाथ, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता था, ये वाला ऑप्शन हो सकता था। पहले स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि या तो ए ऑप्शन, सी और डी होगा, बी तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने डिसाइड किया कि 8 सेकेंड के बाद तो स्टोन 1 जो है वो तो ग्राउंड पर आ चुका है, तो उसके रिस्पेक्ट में स्टोन 2 की जो मोशन होगी वो तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है। तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? स्पीड की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए, तो स्पीड तो इस केस में डिक्रीज कर रहा है, यहीं पर स्पीड इंक्रीज कर रहा है। वैल्यू अपने को मालूम हो गई कि सी ऑप्शन ही हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो बोला गया है ए मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम फ्लोट्स एट पॉइंट एम। ठीक है, ये अपने को रिवर दे दी गई पहले, तो ये कोई पॉइंट एम हो गया। यहां पर एक फ्लोट के साथ, फ्लोट का मतलब कोई पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल को ओवरकम कर रहा है। क्लियर है? तो ये फ्लोट जो मूव कर रहा होगा इस रिवर में, वो रिवर की वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर रही होगी। जिस स्पीड से रिवर मूव कर रही होगी, रिवर का वाटर फ्लो कर रहा होगा, उसी स्पीड से तो ये फ्लोट भी रिवर के अंदर में, रिवर के ऊपर, रिवर के सरफेस पर फ्लोट कर रही होगी। तो यहाँ पर मैन जो है, ये मैन यहाँ पर इसको स्विमर मिला, स्विमर इससे मीट किया यहाँ पर। ठीक है, इस इंस्टेंट पर आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस डी, ये डी डिस्टेंस पहले चला गया आगे, डी डिस्टेंस गया और वापस रिटर्न होकर के आया, एंड बैक एंड पासेज द फ्लोट एट डिस्टेंस ऑफ d बाई 2 फ्रॉम द पॉइंट m। फिर से यहाँ पर उसको फ्लोट मिल गया, यही वाला फ्लोट, उसको कितना डिस्टेंस आगे जाकर के मिला? इसको यहाँ से d बाई 2 डिस्टेंस पर आगे मिला। ये डिस्टेंस d है, तो ये वाली डिस्टेंस भी d बाई 2 हो गई। तो यहाँ पर फिर से इस स्विमर को फिर से ये फ्लोट मिला। क्लियर? Then the ratio of speed of swimmer with respect to still water to the speed of river will be, मान लेते हैं कि velocity of swimmer with respect to river जो है वो कितनी है? वो v है, and velocity of river जो है वो u है। क्लियर है? velocity of swimmer with respect to river v है और velocity of river u है, तो अपने को क्या फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि v डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ रिवर u, इसकी रेशियो अपने को पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस प्लस d बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतने टाइम में ये फ्लोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? d बाई 2 ही डिस्टेंस। तो टाइम की वैल्यू लिखने जाएंगे तो इसके लिखेंगे कि d बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया और वेलोसिटी ऑफ रिवर तो u मानी हुई है हमने, और यही इक्वल होगा, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया d पहले तो कितनी स्पीड से? खुद रिवर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड v है और रिवर इसको लेकर के जाएगा u से, तो v प्लस u हो जाएगी। प्लस जब रिटर्न आएगा तो स्पीड d, डिस्टेंस d बाई 2 ट्रेवल किया और कितनी स्पीड से? v माइनस u से, जब रिवर इधर फ्लो कर रही होगी और मैन इधर स्विम कर रहा होगा। ये दोनों टाइम इक्वल होंगे, ये दोनों टाइम इक्वल होंगे। सॉल्व कर लिया जाए, ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 बाई 2u इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस यू। यहाँ पर पहले एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 2 टाइम्स ऑफ v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 2v माइनस 2u, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ v प्लस यू, 2 से 2 गायब,
क्या हो जाएगा 1/u इक्वल टू 2v प्लस v 3v माइनस ऑफ u इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सिंप्लीफाई करूँ मैं तो क्या हो जाएगा इसको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 3uv माइनस ऑफ u स्क्वायर ने u स्क्वायर को खा गया तो v स्क्वायर जो हो जाएगी वो 3uv हो जाएगी, एक v ने एक v को खा लिया तो v डिवाइड बाई u की वैल्यू 3 आ जाएगी। v डिवाइड बाई u ही तो सॉल्व करनी थी अपने को, ऑप्शन में 3 आ जाएगी। तो रिलेटिव मोशन का बहुत ही कॉन्सेप्ट इजी है, सिर्फ वेक्टर डायग्राम प्रॉब्लम में रिलेटिव मोशन का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या एक्सेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखना है। सिर्फ एक इक्वेशन की पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी लिखनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखनी है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो अपने को रिलेटिव मोशन का सॉल्व किया जा सकता है। एक मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया हमने कि मिनिमम डिस्टेंस की जब भी बात करेंगे तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की मोशन को हम लोग एनालाइज कर लेंगे और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि क्या होगी मिनिमम डिस्टेंस। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके लाइन के लॉन्ग ही आ गया जो कि लाइन ज्वाइनिंग है, इसका मतलब दोनों कोलाइड करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अदरवाइज एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस अपने को सॉल्व करने आना चाहिए। सिमिलरली रिवर बोट की बात की हमने, रिवर बोट में मिनिमम डिस्टेंस की बात की या मिनिमम टाइम की बात की। मिनिमम टाइम का मतलब जो भी उसके पास कैपेबिलिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में वो सारी की सारी रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर अप्लाई कर देगा। और अगर अपने पास मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ की जब बात की जाएगी या मिनिमम डिस्टेंस वाली पाथ बात की जाएगी, उस केस में अपने वेलोसिटी को इस तरह से पुट करेगा रिवर के फ्लो के साथ इस तरह से पुट करेगा ताकि रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो ए बी फ्लो के परपेंडिकुलर में ही आ जाए, ताकि पाथ जो हो वो मिनिमम पाथ को फॉलो करे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप सोच सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वैसे ही काउंट किए जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? तो हम लोग आज की क्लास डे 7 में आज की क्लास जो हुई हमारे पास रिलेटिव मोशन को आज यहाँ पर मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लासेस से और भी बहुत सारे नेक्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, प्रॉब्लम बहुत अच्छे से किए होंगे आपने। थैंक यू। जय भारत।